हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग साइंस के बहुत ही बेहतरीन 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आज के इस वीडियो को देख करके आपको ये 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और इन क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए बिना कुछ भी देरी किए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पर और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता, देखिए 2 चीजें होती हैं। एक क्षमता होती है मशीनों की, ठीक है ना, मशीनों की क्षमता मतलब पावर, शक्ति, और पावर ऑफ लेंस जो होती है, पावर ऑफ लेंस अलग होती है और पावर ऑफ मशीन अलग होती है। तो पावर ऑफ लेंस का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो डायोप्टर होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर। क्लियर? देखिए ये होता है, ये ध्यान रखना है कि पावर ऑफ लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। अगर केवल पावर की बात करते तो पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। तो गलती नहीं करनी है, ऑप्शन में चारों रहते हैं तो 4 ऑप्शन में से आपको वाट भी मिलेगा, डायोप्टर भी मिलेगा। तो इसलिए डायोप्टर ध्यान रखना है कि पावर ऑफ लेंस जो होती है वो डायोप्टर होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें तो उसने कहा था बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझा चूना, इसी को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है ना। बिना बुझे चूने को ही क्या भी कहा जाता है? क्विक लाइम, ठीक है ना, क्विक लाइम। और ये जो क्विक लाइम होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है CaO। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने का, ठीक है ना, तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। आने वाले एग्जाम्स में फिर बार बार पूछा जाता रहता है, तो फिर से पूछा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, इसको कहते हैं ग्रेगार जॉन मेंडेल थे ये, ठीक है ना, ग्रेगार जॉन मेंडेल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। मटर के पौधे पर, याद होगा आप लोगों को, 10th क्लास का क्वेश्चन है, ग्रेगार जॉन मेंडेल, ठीक है ना। तो अगर आप मेंडेल भी याद रख लेते हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। मेंडेल वैसे है ना, पूरा नाम होता है ग्रेगार जॉन यानी GJ मेंडेल, ठीक है ना। मेंडेल कुछ ऐसी स्पेलिंग होती होगी, ठीक है ना, ये है। तो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगार जॉन मेंडेल को। रट डालिए क्वेश्चन को, ये आने की पूरी संभावना बनी रहती है। अगर पूछे कि बताओ मेंडेल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो आपको बताना है मटर के पौधे पर किए थे, ठीक है ना। मटर के पौधे पर आनुवंशिकी के इन्होंने क्या किए थे, यानी जो जेनेटिक्स होते हैं ना, जीन होते हैं, यानी कि जीन टू जीन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो प्रॉपर्टीज यानी गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इनके बारे में जो स्टडी की थी, जो रिसर्च की थी, वो किसने की थी? ग्रेगार जॉन मेंडेल ने की थी। तो इसलिए आनुवंशिकी का इनको जनक कहा जाता है या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका तो सबको पता होता है कि JJ थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है ना, JJ थॉमसन, ठीक है, JJ थॉमसन। तो थॉमसन याद रखिएगा आप कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर इसको आपको याद करना है तो एक एक्रोनिम होता है इसको याद करने का, ईट पर नाच। ईट पर नाच, ईट पर नाच का मतलब क्या है? E मतलब इलेक्ट्रॉन और T मतलब थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे JJ थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक। वैसे प्रोटॉन के लिए कई बार गोल्डस्टोन को भी कहा जाता है, लेकिन अगर रदरफोर्ड आया होगा ऑप्शन में तो रदरफोर्ड ही लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, ठीक है ना। ये तीनों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है ना। चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी, प्रोटॉन
पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के इक्वल होता है, ये याद रख लीजिएगा आप अगर चाहें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, चलिए इस बात को छोड़िए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनावेशित वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी अनावेशित वस्तु को देने पर दोनों वस्तु के बीच में लगने वाला बल किस प्रकार का होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि दो बॉडी है हमारे पास जो कि अनावेशित हैं, ठीक है ना। जैसे आप समझ लीजिए कि ये दोनों की दोनों अभी फिलहाल अनावेशित हैं, ये दोनों मार्कर मेरे पास जो मौजूद है, ना तो इसके ऊपर कोई आवेश है ना इसके ऊपर कोई आवेश है, लेकिन मैंने इस वाली बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको दे दिए। तो बताइए अब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल किस प्रकार का होगा। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल या तो आकर्षण बल होता है या तो प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है ना। या तो आकर्षण बल होता है या तो प्रतिकर्षण बल होता है। तो अब देखो, दो अपोजिट चार्जेस, अपोजिट मतलब दो विपरीत नेचर के चार्ज जो होते हैं, आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जो दो समान नेचर के यानी कि समान एक जैसी प्रवृत्ति के दो चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षण लगाता है, ठीक है। तो अब जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको दे दूंगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा हो गया। जब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए तो इसका मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश, तो आपने कुछ ऋणावेश निकालकर इसको दे दिया। इसका मतलब ये जो वस्तु है ये ऋणावेशित हो जाएगी और जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले वो धनावेशित हो जाएगी। तो एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब आकर्षण लगाती हैं। तो जब मैं कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालकर इसको दे दूंगा तो इन दोनों के बीच में आकर्षण लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। मुझे मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप लिखेंगे कि एक अनावेशित वस्तु से जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरी अनावेशित वस्तु को दे दिए जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो किस प्रकार का होता है, तो बोलेंगे आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल दो ही होते हैं। कूलाम ने बताया था, कूलाम का नियम याद होगा कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। मुझे समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी बता सकते हैं कि सर इससे थोड़ा और धीमे बताने की जरूरत है या इससे थोड़ा तेज बताने की जरूरत है। देखिए, आप लोगों के सजेशन ही हमें ये चीज बताते हैं कि हम लोग अपने आप में किस तरह से बदलाव करें, क्या चीज आप चाहते हैं, आपको क्या कैसा दिक्कत क्या हो रहा है। अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए, कोई समस्या नहीं है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रही है, तो वो भी लिखिए ताकि हम लोगों को एप्रिसिएशन मिले, हमें लगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं और आने वाले बच्चों के मतलब आने वाले एग्जाम्स में बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा सहायक होगा, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ आपकी सहायता करना ही है। देखिए, बहुत ज्यादा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक डिजिटल बोर्ड हमारे पास है और हम एक बड़ा सा जो है ना, देखिए डिजिटल बोर्ड ना होने के बाद आपको कंटेंट की देखनी है, कंटेंट आपको जेन्युइन मिलेगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में, आपके जो है ना सहयोग से और हमारी मेहनत से जरूर वो भी आ जाएगा। लेकिन आपको बस इस पर ध्यान देना है कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो क्या है, वो कैसा है। आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, और बस पैशंस रख करके आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत मजे के साथ समझ में आ जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक अभी मैंने ऊपर बताया था, देखो कि शक्ति, अगर केवल शक्ति का पूछा है मतलब पावर का, शक्ति मतलब पावर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पावर का एसआई मात्रक अगर पूछा है तो जेम्स वाट के नाम पर वाट, इसकी शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, वाट, ठीक है ना, वाट, WATT, है ना, पढ़ा होगा। अब एक चीज और याद कर लो यहीं पर कि एक हॉर्स पावर्स में कितने वाट होते हैं, तो आपको याद रखना 746 वाट होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि एक हॉर्स पावर्स में कितने वाट होते हैं, तो हम बताएंगे एक हॉर्स पावर्स में 746 वाट के बराबर शक्ति होती है। और शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट है, जो कि जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। ओके, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आसानी समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, बस मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को ये याद रहता है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और इसमें एक हॉर्स पावर्स में 746 वाट होते हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं याद होता कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, अलग होता है, अलग, डायोप्टर, ठीक है ना, डायोप्टर। तो उसकी स्पेलिंग मैंने लिख दी वहां, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर, इसने क्या कहा आगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस
अच्छा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर, नहीं अगला क्वेश्चन ये है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का आकर्षण बल आपको याद होगा, आकर्षण बल वाला नियम है ना, न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था कि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मींस दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन उन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो यानी कि अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बल लगता है ना वो डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये आर मतलब यहाँ मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए डिस्टेंस को दोगुना करने से पहली बात डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो उनके बीच में आकर्षण बल घटता है। ये बात पहले कंफर्म कर लो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वस्तुओं के बीच में दूरी को बढ़ाने पर उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बोलेंगे घटेगा। चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, घटेगा, बढ़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा और ऊपर वाले में से कोई भी नहीं। तो चार ऑप्शन दे देगा तो भी आपको समझना है, लेकिन यहां पर आपको समझना था उसने ये नहीं पूछा हमसे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा बल्कि कि अगर हम दूरी को दोगुना कर देंगे, दुगुना, तो बताइए प्रभाव क्या पड़ेगा। तो दूरी को दोगुना करने से 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको यहां पर लिखना है क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो 1/4 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे। अब देखिए ऐसे याद रखिएगा आप, अगर दोगुनी करेंगे, अगर डिस्टेंस को दुगुनी करूंगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को 3 गुनी करूंगा तो फोर्स 1/9 हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को 4 गुनी करूंगा, दूरी को 4 गुनी कर दूंगा तो फोर्स जो है वो 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स घटता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, एक्चुअली इंग्लिश में मुझे ज्यादा प्रैक्टिस है लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में भी मैं चीजें आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब समझ में आ गया कि अगर दूरी को दुगना करेंगे तो फोर्स जो होगा, आकर्षण बल जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। आगे देखिए, इसने पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देखिए ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में, जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का समझ लीजिए, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है ना, मतलब इसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, हो सकता है कि ऐसे ले दिया जाए क्वेश्चन में नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, POP लिखते हैं। तो जो POP होती है ना, POP उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। समझ में आ रही होगी बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली बात समझ में आ गया होगा। याद कर लेना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर पूछा जाता है जिप्सम का तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मतलब CaSO4.2H2O। समझ में आ रही बात ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट तो CaSO4.2H2O। ये होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सॉरी जिप्सम का, CaSO4.2H2O। अगर यहां पर 2H2O होता, ये तो सही है कैल्शियम सल्फेट, लेकिन अगर यहां 2H2O होता तो जिप्सम, हाफ H2O है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन में कहा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ये ध्यान रखना है, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, और इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है बेकिंग सोडा को। ठीक है ना, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालिए। ठीक है ना, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3.10H2O। ये तो इसका फॉर्मूला होता है और इसका
इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। अगर केवल सोडियम कार्बोनेट लिखा है तो आप इसी को यहाँ टिक कर देंगे, क्योंकि इतने की जो नाम, इतना का जो वैल्यू होती है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। लेकिन जो 10H2O है, इसके साथ पानी के जो अणु होते हैं वो मिले रहते हैं, तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। 10 मतलब यहाँ पर डेका होता है और हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है ना, हाइड्रेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 मतलब डेका और वाटर के लिए हाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद कर लीजिए। बल्कि ये देखो 4 मैंने बताए, इसी के आसपास मैंने आपको 4 बताए, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इनके नाम चारों के जरूर लिख लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो अगला है ऊर्जा का CGS मात्रक क्या है। देखिए गलती ना कर बैठना, ऊर्जा का SI मात्रक सबको पता होता है ज्यादातर, लेकिन अब पूछा जाएगा ऊर्जा का CGS मात्रक क्या है। तो CGS मात्रक, पहली बात SI मात्रक जूल होता है, ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, लेकिन CGS मात्रक अर्ग होता है, अर्ग, ठीक है ना। ऊर्जा का CGS मात्रक, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या है, अर्ग है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 1 जूल में कितना अर्ग होता है सर, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है ना, अर्ग। इसको इंग्लिश में से लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल, जे मतलब जूल और 10⁻7 ERG होता है, ERG मतलब अर्ग। तो ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो तो जूल होता है, और ऊर्जा का जो CGS मात्रक है वो अर्ग होता है, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, इनको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें पूछा गया कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। अभी ऊपर हमने कहीं लिखा था बिना बुझे चूने का, देखिए ये रहा, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है क्विकलाइम, लेकिन बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है स्लेकलाइम, ठीक है ना। क्या नाम होता है इसका, स्लेक लाइम, ठीक है ना, स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, LIME लाइम, ठीक। इसी को, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, CaOH का होल ट्वाइस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका है भाई, ये है फॉर्मूला बुझे हुए चूने का, ठीक है ना। तो स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, और केमिकल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दाब का SI मात्रक क्या है। दाब मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का SI मात्रक होता है, आपको याद होगा, पास्कल, ठीक है ना, पास्कल। दाब का यानी कि प्रेशर का जो SI यूनिट होती है वो पास्कल होती है, पास्कल। ओके, चलिए ठीक है ना। तो ये तो याद रह जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और याद कर लेना है। मात्रक हर बार पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मात्रक तो आना ही आना है। इसलिए सभी मात्रक, जैसे ऊर्जा का मात्रक, दाब का मात्रक, कार्य का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, दाब का मात्रक पास्कल, और पावर यानी शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है ना, ऊर्जा मतलब जो भी इस तरह से, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। और लेंस ऑफ पावर का मात्रक डायोप्टर, ठीक है। चलिए, तो दाब का SI मात्रक क्या है, पास्कल है। अगला क्वेश्चन में कहा गया गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए। तो गति के नियम देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या है, न्यूटन उसका नाम है, ठीक है ना। न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़े होंगे ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। समझ पा रहे ना। ये लॉ भी मैं अगली क्लास में बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते वीडियो को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए। तो गति के नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था, न्यूटन था, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटे आकार की वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। छोटे आकार की वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किस प्रकार के उपकरण का या किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको पता होगा, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप। ओके, ये ध्यान रखना है। छोटे आकार की वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन समझाने के लिए वीडियो को थोड़ा सा लेंदी बनाना पड़ता है, और पढ़ना है, सीखना है, जानना है, तो पेशेंस रख करके आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जल्दी जल्दी निपटाने वाले मामले में ना कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने मन का बहकावा होता है। अगर आप वाकई में चीज़ों को सीखना और जानना चाहते हैं तो पेशेंस रख करके समझिए। पहले भी लोग समय देते थे
पढ़ाई करने के लिए अभी भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए, अर्जित करने के लिए समय देना पड़ता है। मेरा मन और भी इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझाने का था। आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इससे भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो मैं इससे ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इसके आसपास के और बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करा दूंगा। आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए, लेकिन तैयार हुए कम से कम 25 क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आपको जिप्सम बताया, ठीक है ना, ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर कि न्यूटन के गति विषयक नियम बता दें। मतलब कुल मिलाकर के और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे यहाँ पर हमने एक हॉर्स पावर्स में 746 वाट एक नया क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे करके ये कहने को 15 क्वेश्चन, लेकिन आपने इनमें कम से कम 25-30 क्वेश्चन तैयार कर लिए। अगर इन क्वेश्चन को आपने ढंग से याद कर लिया, तैयार कर लिया, तो पेपर में आने वाले किसी भी एग्जाम में मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस पेपर में से मिलने ही मिलने वाले हैं, इस वीडियो से मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका और हमारा सहयोग ऐसे ही बना रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।